नमस्कार, मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय द यूरेशियन टर्मोइल लिखा है सी राजा मोहन साहब ने। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा है। महत्वपूर्ण है, जीएस पेपर 2 के आईआर खंड से, इंटरनेशनल खंड से इसका ताल्लुक है। तो इस संपादकीय में बात क्या की गई है? बात की गई है कि जो यूरेशियन हिस्सा है हमारी धरती का, यूरेशियन जिसमें कि यूरोप और एशिया दोनों आते हैं। आप कहेंगे कि दोनों की बात एक साथ क्यों की जा रही है? क्योंकि असल में जो यूरोप और एशिया को अलग अलग देखने का नज़रिया है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। यानी कि अपने आप में कोई ज्योग्राफिकल सच्चाई नहीं है, भौगोलिक सच्चाई नहीं है। एक प्रकार से आर्टिफिशियली लोगों ने इन दोनों खंडों को, भौगोलिक खंडों को अलग अलग किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि एशिया और यूरोप तो एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। तो कई बार जब विशेषज्ञ बात कर रहे होते हैं कई मामलों को लेकर, तो पाते हैं कि वो मामले जितना यूरोप पे अप्लाई करते हैं उतना ही एशिया पे भी अप्लाई करते हैं। इसलिए वो इस जगह को नाम देते हैं, इस इकाई को नाम देते हैं यूरेशिया। खासतौर पे विदेश मामलों में ये पद इस्तेमाल किया जाता है। क्या बात हो रही है? क्या टर्मोइल यानी क्या संकट आया हुआ है यूरेशियन रीजन में, हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि राजा मोहन साहब इस संकट को आधार बनाकर क्या बातें कह रहे हैं यूरोप के लिए, रशिया के लिए, अमेरिका के लिए, भारत के लिए और उभरती हुए नई विश्व व्यवस्था के लिए। इसमें हम बहुत सारी संस्थाओं के बारे में जानेंगे। हम यूरोपियन यूनियन का जिक्र करेंगे, हम स्टेपीज के मैदानों का जिक्र करेंगे, हम बात करेंगे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जैसे संगठनों की, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों की। हम बात करेंगे रूस के टूटने के बाद उभरे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। इन सब बातों को आज हम इस संपादकीय में करेंगे और इस लिहाज से ये संपादकीय महत्वपूर्ण है। तो हमने ब्रॉड आउटलुक तो ले लिया, अब हम बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। राजा मोहन साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए, कजाकिस्तान में जो हालिया समस्या आई, क्या समस्या आई, जानने के लिए आप हमारा दुनिया इस हफ्ते का ये वाला एपिसोड भी देख सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। फिर भी हम बता दे रहे हैं कि हुआ क्या कजाकिस्तान में। देखिए, बहुत सालों से, रूस से जब से वो देश अलग हुआ है, तब से वहाँ पर एक ही व्यक्ति और उसके नेतृत्व में सरकार का राज था। कुछ 2 साल पहले वो राज समाप्त हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी वो राज असल में समाप्त नहीं हुआ। नज़रबायेव कजाकिस्तान के शासक रहे बरसों तक, दशकों तक। अब हुआ ये कि हाल ही में वहाँ पे सीएनजी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद एक उसके विरोध में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो इतना विस्तार ले लिया उसने कि सेना को गोलीबारी करनी पड़ी, कई सैनिक मारे गए, कई जो प्रदर्शनकारी थे वो भी मारे गए, और अंततः रूस से सेना को बुलाया कजाकिस्तान की सरकार ने। तो हम देखेंगे कि किस ट्रीटी के अंतर्गत उसको बुलाया गया, हम इन सब बातों का जिक्र करेंगे। तो बहरहाल राजा मोहन साहब कह रहे हैं कि कजाकिस्तान में जो अभी हालिया संकट है वो हमें वापस हमें उस ओर ले जाता है। किस ओर ले जाता है? उस रीजन की ओर जिसे यूरेशिया कहा जाता है। वो यूरेशिया जहाँ पे स्टेपीज़ हैं। स्टेपीज़ क्या है? घास के मैदान हैं। घास के मैदान जो कि मध्य यूरोप से लेकर मंचूरिया तक फैले हुए हैं। ये वही घास के मैदान हैं जो घोड़ों के लिए बहुत ही सही क्षेत्र माना जाते थे, और इसी वजह से वहाँ से कई बड़े विजेता मध्यकाल में उस क्षेत्र से निकले। चंगेज़ खान का नाम उदाहरण के तौर पे आपने सुना होगा। तो स्टेपीज़ में बहुत सारे मुल्क आते हैं यूरोप और एशिया के। हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और पश्चिमी एशिया यहाँ तक एक हिस्सा हो गया। और फिर सेंट्रल एशिया का भी हिस्सा, जैसे कि कजाकिस्तान या चीन का जिंजियांग इलाका, मंगोलिया, मंचूरिया, वही मंगोलिया जहाँ से मंगोल निकले, ये सब हिस्सा स्टेपीज़ के मैदानों से बना हुआ है, इन देशों का एक बड़ा हिस्सा। तो इस पूरे क्षेत्र पर हमारी नज़र फिर से पड़ गई है। क्यों? कजाकिस्तान संकट की वजह से। इसके अलावा और संकट क्या रहे हैं? इसके अलावा रहा है बेलारूस में संकट, इसके अलावा रहा है यूक्रेन में संकट,
और कजाकिस्तान संकट की हमने बात कर ही ली। इन दो संकटों को भी इनका जिक्र हम कर चुके हैं पहले दुनिया इस हफ्ते के दूसरे एपिसोड्स में, लेकिन फिर भी फास्ट अगर फॉरवर्ड करें तो बेलारूस का संकट क्या हुआ। बेलारूस ने बहुत सारे रिफ्यूजियों को पोलैंड बॉर्डर पर बुला लिया है, यानी यूरोप के बॉर्डर पर बुला लिया है, ताकि वो यूरोप पर दबाव बना सके। यूरोपियन यूनियन चाहता नहीं है कि रिफ्यूजी पोलैंड के रास्ते पूरे यूरोप के अंदर घुस सकें, जबकि इसी बहाने बेलारूस जो है वो कह रहा है कि देखिए इतने लिबरल बातें करता है यूरोप, लेकिन रिफ्यूजियों को अपने यहाँ नहीं बुला रहा। बेलारूस की अपनी समस्या है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको वहाँ के डिक्टेटर हैं और हालिया चुनावों में उन पर धांधली के आरोप लगे हैं। यूरोपियन यूनियन ने उन पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो वो अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। एक बात ये हो गई। यूक्रेन में इसी तरह से क्या हुआ है, यूक्रेन और रूस में विवाद चल रहा है। हाल ही में नेटो ने कहा कि हम यूक्रेन में आकर अपनी सेनाओं को ट्रेनिंग देंगे, उनका एक प्रदर्शन करेंगे। रूस ने कहा ये बात ठीक नहीं है, हमारे बॉर्डर तक नेटो यानी अमेरिका और यूरोप के देशों का मिलिट्री अलायंस कैसे आ सकता है। इसको लेकर तनातनी बढ़ गई है, दोनों देशों के बॉर्डर पर सेनाएं तैनात हैं। इसके अलावा रूस ने 2014-15 में यूक्रेन का एक हिस्सा था क्रीमिया, उस पर जबरन कब्जा कर लिया था। तो ये सब संकट जो है ये इन स्टेपी के मैदानों वाले देशों में आया हुआ है। आशा है इतने थोड़ी सी बात में आपको संकट का इल्म थोड़ा बहुत हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे संपादकीय कहता है कि रूस, जो कि यूरेशिया के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है, इस पूरे बदलते भू राजनीति में, जियोपॉलिटिक्स में रूस की एक महत्वपूर्ण जगह है। और वो जगह हमें तब भी झलकती है उसकी जब हम पाते हैं कि हाल ही में कजाकिस्तान ने रूस से सीधे सीधे सेना को मंगवाया, या हाल ही में यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका और रूस ने बातचीत की। तो हम देखते हैं कि इस पूरे हिस्से में जो भी बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें रूस एक बड़ा फिगर बना रहता है। तो ये संपादकीय क्या कहता है कि जो पूरा यूरेशिया का हिस्सा है उसकी भू राजनीति बदल रही है, और उसमें कुछ थीम्स हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। कुछ थीम है यानी कि उस बदलाव के क्या क्या महत्वपूर्ण घटक हैं जो एक सजग नागरिक के तौर पर या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं जानना। क्या महत्वपूर्ण थीम्स हैं? एक कि जो यूरेशियन राष्ट्र हैं इनके खुद की राजनीति कैसे इवॉल्व हुई है, हम थोड़ा सा उनके इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो एक बिंदु ये हो गया, हम इन सब बिंदुओं पर आगे डिटेल में बात करेंगे। दूसरा बिंदु क्या हो गया कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, आर्थिक भूमंडलीकरण हुआ, उसकी कमजोरियां भी इस इलाके में साफ साफ जाहिर हो रही हैं। ठीक है, तो ये भी हम जानेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पर रीजनल इंस्टीट्यूशंस, जो यहाँ पर जिन संस्थाओं का उदय हुआ है, जिन क्षेत्रीय संस्थाओं का उदय, हम देखेंगे वो कौन सी क्षेत्रीय संस्थाएं हैं। यूरोपियन यूनियन से लेकर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तक, उन ऑर्गेनाइजेशंस की क्या सीमाएं रही हैं, लिमिटेशंस रही हैं। तीसरा बिंदु, इसकी हम बात करेंगे। चौथा बिंदु कि जो नई ताकतों का उदय हुआ जब सोवियत रूस का पतन हो गया है 90 के दशक की शुरुआत में, तो जो इस क्षेत्र में नई ताकतें उभरी हैं, कौन सी मुख्य नई ताकतें उभरी हैं? मुख्य रूप में चीन और यूरोपियन यूनियन, लेकिन इसके अलावा तुर्की, भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इन सब ताकतों का क्या अभी का रोल है जबकि सोवियत रूस का पतन हो चुका है। और आखिर में पांचवा बिंदु जो हम जानेंगे वो ये है कि रूस के जो संबंध है पश्चिम के साथ यानी अमेरिका के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ, और वाइस वर्सा यानी कि इन घटकों के जो संबंध है रूस के साथ, उसका भी क्या असर है यूरेशिया पर, या हमें किस नज़रिए से इन संबंधों को देखना चाहिए। तो ये 5 थीम्स हैं बेसिकली। इन बातों के बहाने हम इन 5 थीम्स की चर्चा करेंगे और बहुत कुछ जान लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग संपादकीय होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला आइडिया क्या था कि जो यूरेशियन राष्ट्र हैं उनकी खुद की राजनीतिक
जर्नी में क्या क्या समस्याएं रही हैं, देखते हैं। तो सोवियत रूस का पतन हो जाता है 1991 में, हम जानते हैं। तो उससे ये फेल हो गया, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया कि यूरेशियन जो देश हैं इनको सोशलिस्ट मॉडल पर एक जैसे सब देश बना दिए जाएंगे। ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि सोवियत रूस का पतन हो गया। सोवियत रूस इस हालत में नहीं रह गया कि वो सब देशों को अपने तरीके से ढाल सके। जिस प्रोजेक्ट की उसने शुरुआत की थी वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। कई राष्ट्रीय अस्मिताएं उससे अलग हो गई, अलग अलग देश बन गई। तो वो देश मुख्यतः हम दो तौर पर देख सकते हैं। एक वो देश जो मध्य यूरोप में थे, बाल्टिक देश भी कहते हैं। बाल्टिक देश बेसिकली वो देश, बाल्टिक ओशियन जस्ट पोलैंड के ऊपर ही आता है, आप एटलस में एक बार देख सकते हैं। तो मध्य यूरोप और बाल्टिक देश, और दूसरी साइड मध्य एशिया। एक बार आप एटलस पर इन मैप को, इन देशों को देख भी सकते हैं। तो क्या देखने को मिला कि मध्य यूरोप और बाल्टिक देश जो थे वो रूस के प्रभुत्व से मुक्त होते ही, कुछ पर सीधा प्रभुत्व था, कुछ पर इनडायरेक्ट प्रभुत्व था। उनकी एक लंबी कहानी है। एक आयरन कर्टेन हुआ करता था जो पश्चिमी और पूर्वी यूरोप को बांट के रखता था। उस सब कहानी में हम नहीं जाएंगे। बात यह है कि सोवियत रूस, यूएसएसआर जो था, सोवियत रशिया, उसका प्रभुत्व समाप्त होने के बाद कुछ देश जो हैं वो लोकतंत्र की राह बहुत तेजी से चले। इतनी तेजी से चले कि आज लग रहा है फिसलने लगे हैं। और कुछ देश जो थे मध्य एशिया में, वहां पर ऑटोक्रेट्स का उदय हुआ, यानी कि एक प्रकार की तानाशाही आधारित सरकारों का उदय हुआ मध्य एशिया में। तो ये दो प्रकार की राजनीतियों का उदय हुआ। हमने क्या बात की थी, पहली थीम ही क्या है कि यूरेशिया के ये मुल्क स्टेबल, यानी कि कोई स्थायी और स्टेबल राजनीतिक पथ नहीं चुन सके। दोनों के लिए बात लागू होती है। कैसे लागू होती है कि हम देखते हैं कि ये जो बाल्टिक देश हैं, मध्य यूरोप के देश हैं, वहाँ पर लोकतंत्र का अब पतन हो रहा है। उदाहरण दिखता है पोलैंड में, जिसकी ठनी हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ, कई सारे मुद्दों पर ठनी हुई है। अबॉर्शन के मुद्दों पर ठनी हुई है, यूरोपियन यूनियन के कानूनों को मानने पर ठनी हुई है। इसके अलावा वहाँ पर एक घोर दक्षिणपंथी पार्टी का उदय भी हुआ है 2015 से। तो हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र वहाँ पर जो बड़ी तेजी से चला था अब फिसलने लगा है। इसी तरीके से हंगरी, जिसको कहा जाता है कि यूरोप का इकलौता देश जिसे कि पूर्ण लोकतंत्र नहीं माना जाता है, हंगरी में भी खासतौर पे कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद लोकतंत्र में बहुत तेजी से गिरावट आई है। अथॉरिटेरियनिज्म या तानाशाही का विचार वहां पर पुख्ता हुआ है। तो हम देखते हैं कि इन देशों में पतन हुआ। मध्य एशिया में क्या हुआ है? मध्य एशिया में हम जानते हैं कजाकिस्तान की हमने बात की। कजाकिस्तान में नूर सुल्तान नजरबायेव, जो पिछले लगभग 30 सालों से वहाँ के करता धरता रहे, ऑटोक्रेट रहे, एक प्रकार से तानाशाह रहे, उन्होंने 2019 में अपनी गद्दी छोड़ दी। लेकिन एक प्रकार से वो पिछले दरवाजे से चीज़ों को संभालते ही रहे। कैसे संभालते रहे? क्योंकि वहाँ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके ये अध्यक्ष बने रहे, और उन्हीं के विश्वसनीय तोकायेव को वहाँ का सर्वेसर्वा नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से कजाकिस्तान में अथॉरिटेरियनिज्म दिखता रहा। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं स्टेबल नहीं रहा? क्योंकि अभी हम वहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स देख रहे हैं। वहाँ पर लंबे समय से लोग सड़कों पर हैं, गोलाबारी हो रही है। इसी तरह बेलारूस की भी बात हमने कुछ देर पहले की थी। वहाँ के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो 1994 से सत्ता में रूस की मदद से बने हुए हैं, क्योंकि हालिया चुनावों में तो यहाँ तक कहा गया कि वो केवल धांधली के बल पर जीते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही देश कोई अपने यहाँ स्थायी शासन की पद्धति, स्टेबल शासन की पद्धति लागू नहीं कर सके हैं। एक थीम हमें समझ में आ गई इस पूरे हिस्से को लेकर। तो फिर इस थीम के अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी प्रोजेक्ट था, कि जब सोवियत रूस टूट चुका है, अब पश्चिमी प्रोजेक्ट ये था कि इस पूरे इलाके में लोकतंत्र होना चाहिए। वो लोकतंत्र अब कई समस्याओं से घिर चुका है। वहीं दूसरी ओर जो मध्य एशिया के देश हैं, वहाँ पर हम तानाशाही वाली सरकारों को तो देख ही रहे हैं। खतरा अब ये भी है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हो गया है,
और सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, मध्य एशियाई देश कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक हैं अफ़गानिस्तान से भौगोलिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पर। तो खतरा है कि वहाँ पर भी इस्लामिक आतंकवाद, रेडिकल आतंकवाद का उदय हो सकता है। और एक बात केवल इस्लामिक आतंकवाद की नहीं है, धर्म ने पुरजोर वापसी की है यूरोप में भी। कहा जाता है कि रूस में जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है वो मजबूत हुई है, वहीं मध्य यूरोप में जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसका प्रभाव दिख रहा है। यही प्रभाव जो एंटी अबॉर्शन कानून और रिफ्यूजी समस्याएं जैसी बातों में पोलैंड और यूरोपियन यूनियन के बीच गतिरोध है, उसके लिए जिम्मेवार है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये पूरा हिस्सा बदल रहा है हमारी आंखों के सामने। एक थीम अब खत्म होती है पूरी तरह। अब हम आते हैं दूसरी थीम पे। दूसरी थीम क्या थी कि जो आर्थिक ग्लोबलाइजेशन हुआ उसमें बहुत कमजोरियां थी। भूमंडलीकरण की कमजोरियां ये थी कि वो आर्थिक विषमताओं को बढ़ने से नहीं रोक पाया और क्लेप्टोक्रेटिक एलीट्स तैयार हो गए। क्लेप्टोक्रेटिक एलीट्स मतलब क्लेप्टो चोर, क्रेसी शासन, चोरों का शासन, यानी राजनीति इतनी भ्रष्ट हो जाए कि राजनीतिज्ञों और चोरों में कोई अंतर ना रह जाए। ऐसे शासन का उदय होने से नहीं रोक पाया नए किस्म का आर्थिक भूमंडलीकरण इस दुनिया के इस हिस्से में। खास तौर पर ये बात और अखरती है जब हम पाते हैं कि कजाकिस्तान जैसा देश, जहां मात्र 2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं और वो देश बहुत अमीर है। किन चीज़ों में अमीर है? तेल और गैस में अमीर है। तो ऐसे में बहुत आसानी से एक ऐसा मुल्क बन सकता था जहां गैर बराबरी ना हो, लेकिन नज़रबायेव के शासन ने कुछ और चुना और आज उसके परिणामों को हम देख रहे हैं। और बात केवल कजाकिस्तान या नज़रबायेव की नहीं है। जहां भी इस प्रकार की तानाशाहियां होती हैं, लोग सवाल पूछना भूल जाते हैं, वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ता है धीरे धीरे, और समाज को जो खुद को ठीक रास्ते पर ले आने की ताकत होती है समाज में, वो ताकत धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। तो ये हमें सीख मिलती है उस इलाके से, उस क्षेत्र से जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यूरेशिया के जिस हिस्से का। तो जो आर्थिक भूमंडलीकरण की कमजोरियां हैं वो भी हमें इस क्षेत्र में दिख रही हैं। ये हो गई हमारी दूसरी थीम। अब हम बात करेंगे तीसरी थीम की। तीसरी थीम क्या थी? रीजनल इंस्टीट्यूशंस। स्थानीय जो संस्थाएं हैं इस हिस्से की, उनसे उम्मीद थी कि वो इस हिस्से में एक स्थायित्व लेकर आएंगी, स्टेबिलिटी लेकर आएंगी, लेकिन ये हो नहीं पाया। देखते हैं बड़ी संस्थाएं कौन सी थी। पहले नाम लिख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन हम जानते हैं बड़ी संस्था है। 27 मुल्क हैं इसमें, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने छोड़ दिया है यूरोपियन यूनियन, तो अब 27 देश बचे हैं यूरोपियन यूनियन में। और कौन सी बड़ी संस्थाएं हैं? कुछ और बड़ी संस्थाओं का जिक्र आएगा। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का जिक्र आएगा अभी। इसके अलावा कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र आएगा, और इसके अलावा जिक्र आएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखते हैं कैसे कैसे ये संस्थाएं थोड़ा फेल की हैं। तो यूरोपियन यूनियन से उम्मीद थी, क्योंकि ये विश्व का सबसे शक्तिशाली भी और विश्व के सबसे सफल स्थानीय संगठनों में से माना जाता है, रीजनल इंस्टीट्यूशंस में से माना जाता है। लेकिन ये खुद एक प्रकार से दो फाड़ है पश्चिमी और पूर्वी यूरोपियन देशों में। देखिए, पूर्वी यूरोपियन देश थोड़े पिछड़ गए थे। यूरोप की इंपॉर्टेंट छवि जो मानी जाती है, प्रमुख छवि मानी जाती है कि अमीर कॉन्टिनेंट है, लेकिन इतना अमीर भी नहीं है। वो अमीरी जो है वो उसके पश्चिमी हिस्से में लोकलाइज्ड है, जबकि पूर्वी हिस्सा कई समस्याओं से जूझ रहा है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से तथाकथित तीसरी दुनिया को जूझता हुआ बताया जाता है। बताया क्या जाता है, समस्याएं तो है, तथाकथित तीसरी दुनिया वाले पद के लिए हम तथाकथित कह रहे हैं। बहरहाल, तो वो पश्चिम और पूरब की दीवार यूरोपियन यूनियन के भीतर भी दिखती है। तो जो सोवियत रूस के पतन के बाद जो पुराने साम्यवादी देश थे, उन्होंने तो यूरोपियन यूनियन को अपना लिया, लेकिन कई मुद्दों पर, जिन मुद्दों की हमने बात की, चाहे वो रूल ऑफ लॉ हो, कानून का राज, चाहे रिफ्यूजी क्राइसिस जैसे मुद्दे हों, चाहे जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति से जुड़े मुद्दे हों कि उनको किसके साथ कैसे संबंध रखने हैं, किन देशों के साथ, इन सब मुद्दों पर आज भी एक प्रकार से पश्चिम और पूर्वी यूरोपीय देशों में एक दरार साफ दिखती है। पूर्वी यूरोपीय देशों का मानना है, चाहे वो पोलैंड जैसे देश हों,
चाहे हंगरी जैसे देश हों, इन देशों का मानना है कि यूरोपियन यूनियन पर पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक कब्जा है और इस वजह से उनको ऑटोनॉमी नहीं मिलती है, स्वायत्ता नहीं मिलती है, वो स्वायत्त नहीं है अपनी नीतियां खुद बनाने के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन फेल हुआ है इस रीजन में कोई स्थायित्व ला पाने में। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सोवियत, जो पुराना सोवियत हिस्सा था, वहाँ पर तो ये संकट और भी गहरा है, क्योंकि भाई मॉस्को ने एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन लॉन्च किया। ये कब लॉन्च किया, साल बताइए, कमेंट सेक्शन में मत बताइए, मैं ही आपको बता देता हूँ। ये लॉन्च किया गया 2015 में। क्यों लॉन्च किया गया कि भाई जो भी देश इसके मेंबर हैं उनके बीच फ्री मूवमेंट हो, लेबर का, लोगों का, सामान का, जिससे कि वो पूरा हिस्सा जो सोवियत रूस का एक प्रकार से प्रभुत्व वाला हिस्सा था, वो एक बार फिर से जुड़ सके। तो कौन कौन से देश इसमें आते हैं? रूस तो आता ही है, आपको याद रहेगा ही। इसके अलावा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये 2 सेंट्रल एशियन देश आते हैं। उसके बाद आता है बेलारूस और उसके बाद आता है आर्मेनिया। ठीक है, तो ये एक संगठन था। इसके अलावा रूस ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था। इसको सोवियत रूस के पतन के तुरंत बाद 1992 में लॉन्च किया गया। धीरे धीरे देश आके जुड़ते रहे, इसलिए साल महत्वपूर्ण नहीं है। कोई 92 मानता है, कोई 93 और कोई कुछ देशों के जुड़ जाने के बाद 95 को साल मानता है। साल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में इन सब देशों ने तय किया कि ये सब देश साथ रहेंगे और विदेश नीति के मामलों में, सैन्य मसलों पर एक साथ निर्णय लेंगे, भले ही ये अलग अलग देश हैं। तो ये सब क्यों संगठन लॉन्च किए गए? ताकि यूरेशिया में रूस की प्राइमेसी रहे, प्रभुत्व रहे। लेकिन ये अभी भी क्रेडिबल संस्थान के तौर पर नहीं इमर्ज कर पाए हैं। इस बात से भी आप जान सकते हैं कि इसका नाम आप कितना ही सुनते हैं, बेहद कम सुनते हैं। इसके अलावा मॉस्को ने चीन का साथ दिया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। हम ये जानते हैं कि इस संस्था का भी उदय कब हुआ था? 2001 में संस्था बनी, 2003 में इसको देशों ने रेटिफाई किया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हालांकि ज़्यादा चर्चा में इसलिए भी आती है क्योंकि हाल में इसको भारत और पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया। भारत पाकिस्तान के बाद अलावा कौन कौन मेंबर्स हैं? रूस, चाइना तो हम कह ही चुके, इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये मध्य एशियाई 4 देश हैं। इसमें रूस, चाइना है और भारत, पाकिस्तान है। तो इन देशों का समूह बना SCO। तो इन सब संगठन जिनका हमने जिक्र किया, ये सफल नहीं हुए हैं इस रीजन में उतना स्थायित्व ला पाने में जितना इनको लाना था। क्यों नहीं सफल हुए हैं? इसलिए नहीं सफल हुए हैं क्योंकि ये देश जो सोवियत रूस से टूट कर आए, ये अपनी स्वायत्ता को वापस रूस के हाथों में नहीं सौंपना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक प्रकार से मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, बहुदिशा कूटनीति का पालन किया, यानी कि सभी बड़ी ताकतों के साथ एक प्रकार से एंगेज किया है, खुलकर अपने संबंध, विदेश संबंध बनाए हैं। और साथ ही में वो रूस से भी जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक स्तर पर जुड़े हुए हैं, भौगोलिक स्तर पर जुड़े हुए हैं। तो वो दिखता भी है, ये आयरनी दिखती भी है कि उनको आज़ादी भी चाहिए एक प्रकार से रूस से, लेकिन उनकी रूस पर निर्भरता भी है। जब कजाकिस्तान में समस्या आई तो मॉस्को की मदद मांगी गई। तो ये हमें बताता है कि रूस के वहाँ पर कितनी इम्पोर्टेंट प्रेजेंस है। तो वहाँ पर एक फाक है, एक टेंशन है, रूस पर एक डिपेंडेंसी भी है खासतौर पर सिक्योरिटी मसलों को लेके, लेकिन एक राजनीतिक आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है कि राजनीतिक तौर पर स्वायत्त रहना है। तो इस प्रकार से हमने तीसरे महत्वपूर्ण थीम को भी जाना, कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी जाना। अब आगे बढ़ते हैं तो चौथी थीम क्या है? चौथी थीम है कि जो दूसरी ताकतों का उदय हुआ, उनकी खुद की जो आकांक्षाएं हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है इन क्षेत्रों में कि वो यूरेशिया की नियति को रच सकें उस प्रकार से जिस प्रकार से कभी सोवियत रूस ने रचा था और जिस प्रकार से रूस भविष्य में रच सकता है। उतना एम्बिशन हमें यूरोपियन यूनियन और चीन का दिखा नहीं है। भले ही उनकी इकोनॉमिक ताकत बहुत ज़्यादा है, यूरोपियन यूनियन की भी इकोनॉमिक ताकत कम नहीं है और चीन की भी इकोनॉमिक ताकत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हमें क्यों दिख रहा है कि
उनकी उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा स्पष्ट नहीं है इस क्षेत्र में, क्योंकि जब इस क्षेत्र में संकट आया तो इन यूनियंस का, इन देशों का कोई खास जिक्र या खास निर्णायक जिक्र हमें नहीं दिखता। उदाहरण के तौर पर यूक्रेन के मामले में यूरोप को कौन ही पूछ रहा है, या कजाकिस्तान के मामले में चीन की कोई बात नहीं कर रहा है। भाई यूक्रेन के मामले में रूस अमेरिका बात कर रहे हैं, कजाकिस्तान के मामले में रूस ने बता दिया कि मेन सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो है, भले ही चीन ने वहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया हो, चीन की वहाँ पर इंपॉर्टेंस हो, लेकिन जब सिक्योरिटी की बात आई तो कजाकिस्तान ने मदद मांगी चीन से। और माफ़ कीजिएगा, हमने पिछले पन्ने पर नाम लिया था कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1992, केवल एक कारण से इसका नाम लिया था। इसी ट्रीटी के तहत, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जिसका मेंबर रूस भी है और कजाकिस्तान भी, कजाकिस्तान ने रूस से पीस कीपिंग फोर्स की मांग की, दंगों को रोकने के लिए, प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, और रूस ने अपने अपने सैनिक भेजे। तो इसीलिए पिछले पन्ने पे हमें इसका जिक्र करना था जब हम रीजनल संस्थाओं की बात कर रहे थे। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की ये महत्ता है। तो बहरहाल हम देख रहे हैं कि रूस की जो इम्पोर्टेंस है, वो उस इम्पोर्टेंस को अभी तक यूरोपियन यूनियन और चीन छीन नहीं पाए हैं रूस से। इसके अलावा कई देशों के इन देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, वो देश उदय भी किए हैं। जहाँ तक बात टर्की की हो, अर्डोगन के नेतृत्व में सऊदी अरब एक ताकत बन के उभर रहा है, ईरान हो, पाकिस्तान, भारत, कोरिया, जापान, सब ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया है मध्य एशियाई देशों में। इसलिए भी बढ़ा पाए हैं क्योंकि हमने बात की अभी कि मध्य एशियाई देश मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी यानी बहुदिशा डिप्लोमेसी, बहुदिशा कूटनीति को फॉलो करते हैं, जिसमें कि उन्होंने सभी मेजर ताकतों के साथ अपने विदेश संबंध मजबूत किए हैं। तो ये सब देशों के भी, भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इनके इम्पॉर्टेंट रोल है सेंट्रल एशिया में। अभी हाल में भारत ने गणतंत्र दिवस पर सेंट्रल एशियन, मध्य एशियाई देशों के नेताओं को बुलाया था। तो ये बताता है कि भारत भी कितनी महत्ता दे रहा है। तो इस प्रकार की महत्ता सेंट्रल एशियाई देशों को बहुत ज़्यादा मिलती रही है, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी देश, चाहे वो भारत, पाकिस्तान, तुर्की, कोरिया या जापान हो, ये वो जगह नहीं ले पाए हैं जो कि सोवियत रूस की और अब के समय में रूस की है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अब पांचवें थीम पे। पांचवा थीम हमें ये बताता है कि जो रूस की प्राइमेसी है, रूस की जो प्राथमिक जगह है यूरेशिया रीजन में, इसमें कॉम्प्लिकेशन आए हैं, इसमें कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं, क्या है जो रूस को बेहिचक उभरने से रोकता है? वो है कि रूस के संबंध बहुत खराब हुए हैं पश्चिम से। आप पूछेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि रूस की इकॉनमी पर इसका प्रभाव पड़ा है। जो रूस ने कोशिश की है कि भाई इस असर को हम चीन के साथ अच्छे संबंध बनाकर, बीजिंग के साथ अच्छे संबंध बनाकर काउंटर करने की कोशिश करें, लेकिन इतने जो पश्चिम का हेफ्ट है, पश्चिम की जो ताकत है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, इसका काउंटर ये नहीं हो सकता कि आप महज चीन के साथ अच्छे संबंध बनाकर वैश्विक राजनीति में उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जो आप तब होते अगर आपके पश्चिम के साथ सामान्य संबंध होते। ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे में जो यूरेशिया के हिस्से में ये संकट है, इसमें दोनों के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ नए विकल्प हैं। क्या विकल्प हैं कि भाई पश्चिम रूस को चैलेंज तो कर सकता है कि हम आपको एक प्राथमिक जगह नहीं लेने देंगे इस हिस्से में, लेकिन जो चैलेंज ही कर सकता है वो रूस की जो बॉर्डर पर देश हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे उसका समर्थन हो बेलारूस को, वहाँ पर वो रूस के प्रभुत्व को काट नहीं सकता, कमज़ोर कर नहीं सकता। अगर रूस को थोड़ा भरोसा दिया जाए तो फिर पश्चिम को मदद मिल सकती है कि वो वेस्ट को, यानी वो यूरोप को स्टेबलाइज करे। उसमें जो संकट हैं तमाम, चाहे वो पोलैंड में चल रहे हों, चाहे हंगरी में चल रहे हों, उनको सुलझाने पर ध्यान दे पाए अगर रूस थोड़ा सा शांत हो जाता है। वहीं रूस के लिए भी क्या है, भले ही रूस इस रीजन में सबसे हैवीएस्ट, वेटिएस्ट एक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन वो अकेले पुराने सोवियत रूस के दिनों में नहीं जा सकता। उसको यूरोप के साथ, पश्चिम के साथ बेहतर संबंध बनाने ही होंगे।
उन संबंधों के लिए उसे यूक्रेन की आज़ादी और अपनी न्यूट्रलिटी का अपने न्यूट्रल होने का वादा करना होगा। जो अपने मिलिट्री हस्तक्षेप उसने बढ़ाए हैं, उन हस्तक्षेपों को पीछे लेना होगा और वैश्विक सिक्योरिटी पर पश्चिम के साथ कई मामलों पर एग्रीमेंट के लिए तैयार रहना होगा। अगर ऐसा रूस कर पाता है तो रूस के लिए भी बेहतर चांसेस हो पाएंगे कि वो यूरेशियाई हिस्से में, यूरेशियाई इलाके की नई भू राजनीति में प्राथमिक सदस्य के तौर पे, सबसे महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर उभर सके। तो ये थी अंतिम थीम। इसी के साथ होता है समाप्ति संपादकीय। हमने 5 महत्वपूर्ण थीम्स के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि इससे वैश्विक राजनीति को लेकर, विदेश संबंधों को लेकर, विदेश मामलों को लेकर हमारी समझ में, आपकी समझ में कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर हुआ है तो ये संपादकीय डिस्कस करना सफल है। हम मिलेंगे कल फिर महत्वपूर्ण नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।